हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम में हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है और ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है। अगर टोटल यूनिट्स की बात करूँ तो टोटल आपको 9 यूनिट्स पढ़नी है इस पूरी बुक के अंदर। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस मैंने अलग से यहाँ पर बना रखा है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 90 नंबर का आपका ये पेपर आता है। टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपने आंसर्स को या तो इंग्लिश में लिख सकते हो या तो हिंदी में लिख सकते हो, जिस भी मीडियम में लिखो पूरा क्वेश्चन पेपर उसी में अटैम्प्ट करना। सो आई होप आपको जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस बुक से जो पहले टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का हक देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे संविधान में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 49वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। और हमारी न्यायपालिका यानी अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो आइए अब हम भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई जो मौलिक अधिकार है उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा या उसके क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 है, भेदभाव का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में बराबर का मौका मिलेगा। किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। तो इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती, जैसे सर, राजा, नवाब एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव समानता को बनाए रखना है। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका उल्लेखन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 19 के तहत
भारत के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जी सकें, जिसमें पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात को बोलने और लिखने का अधिकार। सेकंड है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हिंसा के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा है संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी। फिफ्थ है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है कानूनी तरीके से कोई भी बिजनेस या पेशा यानी प्रोफेशन करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 में सजा से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद नागरिकों को आपराधिक मामले में 3 तरह की सुरक्षा देता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। पहली है एक अपराध की सिर्फ एक ही सज़ा होगी, यानी एक अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सेकंड है अपराध के टाइम पर जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। और थर्ड है किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। उसे वकील रखने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार होता है। तो आइए हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। तो ये अनुच्छेद कहता है कि मानव की खरीद फरोख्त पूरी तरीके से निषेध है। जबरदस्ती करना भी एक कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पे प्रतिबंध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना बिल्कुल ही प्रतिबंध है। तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 है संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित यानी बचाने का अधिकार होता है उसके पास। अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर समुदाय को अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज को स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय यानी हार्ट और आत्मा कहा है। तो इस अधिकार के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट यानी आदेश को जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है प्रतिषेध। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सभी के लिए समान होता है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन जारी रखता है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम कानूनों का एक समूह है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है।
तो आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। अंततः भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आइए हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता नहीं दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति वाला राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का उपयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्य की अवहेलना करने वाले कानूनों को रद्द या फिर असंवैधानिक करार कर सकती है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक पूरा स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहाँ देश का नेता जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। असली ताकत जनता के पास होती है और भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हित में कानून बनते हैं। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। भारत ने संघीय प्रणाली कनाडा से ली है, जिसमें पावर केंद्र और राज्यों में बटी होती है, ताकि बैलेंस बना रहे। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो बताती है कि किसका काम क्या है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनका मकसद ये है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो लोगों की भलाई के लिए हों। इन्हीं के आधार पर सरकार कई वेलफेयर स्कीम को भी लेकर आती है, ताकि देश में एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जा सके। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान शक्ति और लचीलेपन दोनों का मिला जुला उदाहरण है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने के लिए खास प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यायपालिका के ऊपर पूछा जाता है, यानी कोर्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में बताइए। और समटाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं।
और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि न्यायपालिका यानी जो हमारी कोर्ट है उसके राइट्स के बारे में बताइए, वो क्या काम करती है उसके बारे में बताइए, उसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो चलिए समझते हैं आखिर न्यायपालिका यानी कोर्ट होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका सरकार का एक अहम हिस्सा है जो कि कानून की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी कोर्ट डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और लॉ के अकॉर्डिंग हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, इसीलिए ये बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में फेयर डिसीजन ले सकती है, यानी ये बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष न्याय करती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें सभी न्यायालय एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, और उसके ऊपर उच्च न्यायालय आते हैं यानी हाई कोर्ट आते हैं, और सबसे ऊपर आते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप आपको कोर्ट यानी न्यायालय क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका की क्या पावर्स होते हैं, यानी कोर्ट की क्या शक्तियाँ होती हैं, उन्हें समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। जब किसी कानून या अनुच्छेद में भ्रम होता है यानी कंफ्यूजन होती है तो कोर्ट उसे क्लियर करता है। इससे ये इंश्योर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो हो। अगर किसी अनुच्छेद या किसी कानून में कंफ्यूजन होती है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसे क्लियर करता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज स्कूल में कोई रूल लिखा गया है, कोई नियम लिखा गया है, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस रूल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करता है, टीचर सामने आता है और उसको अच्छे से समझाता है कि एग्जैक्टली उस नियम का मतलब क्या है, वो रूल है क्या। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी कानून का सही मतलब बताता है, सही मतलब समझाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस नियम का मतलब क्या है। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के जो बनाए नियम हैं, जो लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा नियम बन जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है, उस रूल को कैंसिल कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसकी वजह से सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज टीचर देखता है कि जो क्लास का मॉनिटर है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो इस चीज़ को रिव्यू करता है। और अगर टीचर ये पाता है कि जो मॉनिटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में टीचर उस मॉनिटर को समझाता है और टीचर उस मॉनिटर को रोक सकता है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी सरकार के काम को रिव्यू करती है और देखती है कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और अगर सरकार कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो चाहे तो जो न्यायपालिका है वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है। मतलब न्यायपालिका ये इंश्योर करती है कि जो भी नियम या कानून सरकार के द्वारा बनाए जाएं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहें। और अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट उस नियम, उस कानून को कैंसिल भी कर सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है वो सरकार के नियम और कानून को रिव्यू करती है, चेक करती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि न्यायपालिका के पास पुनरावलोकन की शक्ति है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी
लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, और अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो व्यक्ति, वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है। और इसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेती है, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस जानबूझकर पकड़ लेती है और उसकी कुछ गलती भी नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका के पास रिट जारी करने की भी शक्ति है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो न्यायपालिका है वो रिट जारी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट्स हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, वो गवर्नमेंट या ऑफिशियल को सही तरीके से काम करने के लिए फोर्स करते हैं। और इसके साथ ही ये जो रिट्स हैं, ये सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके थ्रू जल्दी ही इफेक्टिव जस्टिस मिलता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप उसके पास जाते हो कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो आपका काम जानबूझ के नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, और ऐसे में क्या होगा, जो न्यायपालिका है वो रिट जारी करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट और जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं उसको काम करने के लिए फोर्स करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका के पास रिट जारी करने की भी पावर है। तो न्यायपालिका की अगली पावर है न्यायिक सक्रियता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट या पार्लियामेंट किसी इंपॉर्टेंट इशू पर ध्यान नहीं देती, तो ऐसे में जो जुडिशरी है वो खुद एक्टिव होकर उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जनरली PIL यानी जनहित याचिका में देखा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो सोसाइटी में कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी न्याय मिल पाता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज किसी इलाके में गंदा पानी जमा हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कुछ काम नहीं कर रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है और वो सफाई कराने का आदेश दे सकती है। तो इसमें न्यायपालिका एक्शन कैसे लेगी, वो रिट जारी करेगी। और जब रिट जारी होता है तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गवर्नमेंट और जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उन्हें काम करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इसकी वजह से जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर सफाई करानी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर एक्शन नहीं ले रही तो कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जुडिशरी होती है यानी जो न्यायपालिका होती है, वो विवादों के समाधान का काम भी करती है, यानी सेटलमेंट का काम भी करती है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी अलग अलग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। जैसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच या फिर सेंटर और स्टेट के बीच, यहाँ पर मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई वाद विवाद है तो उसको कौन सॉल्व कराएगा, न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका के पास ये पावर है, अगर किन भी दो स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो न्यायपालिका उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है और दोनों के बीच, दोनों राज्यों के बीच, दोनों स्टेट्स के बीच सेटलमेंट करवा सकती है। तो अब इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते और देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में सीधे सुनवाई भी कर सकता है। ये व्यवस्था देश को स्थिर बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी देश को अगर स्टेबल रखना है तो इसके लिए ये व्यवस्था ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टेट हैं जिनके बीच पानी को लेकर समस्या है, पानी को लेकर दोनों स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है, विवाद है, तो ऐसे में कोर्ट क्या फैसला ले सकती है कि कौन सा पानी किसको मिलेगा। लेट्स सपोज 2 रिवर से पानी आ रहा है, तो कौन सा पानी किसको मिलेगा, पानी का बंटवारा कैसे होगा, ये कोर्ट फैसला करेगी और इस तरीके से वो दोनों के बीच सेटलमेंट करवाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि न्यायपालिका के पास विवादों के समाधान की पावर है, यानी सेटलमेंट करवाने की पावर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास दंड देने की शक्ति है, यानी पावर ऑफ पनिश है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर कोई लॉ तोड़ता है, कोई कानून तोड़ता है,
तो कोर्ट उसे पनिशमेंट दे सकता है। अब पनिशमेंट किस तरीके से दे सकता है, या तो वो उस पर फाइन लगा सकता है या तो फिर वो उस व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। तो इससे होगा क्या, लोगों में कानून का डर रहता है और क्राइम कम होते हैं। और ये जो कानून होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, ये बनाने के लिए जो न्यायपालिका है वो हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कोर्ट उसे सज़ा दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, या तो वो उसे जेल में डाल सकती है या तो उस पर जुर्माना लगा सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो न्यायपालिका है उसके पास दंड देने की भी पावर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास विधायिका और कार्यपालिका को कंट्रोल करने की पावर है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अपने लिमिट्स में रहकर काम करें, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं तो कोर्ट उन्हें रोक सकती है। तो इससे होता क्या है, इससे पावर बैलेंस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो जो कोर्ट है वो उसे कैंसिल कर सकती है, उसे रोक सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शंस में जो भी वाद विवाद होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके रिजोल्यूशन के लिए भी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है, यानी न्यायपालिका के पास होती है। मतलब अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कंप्लेंट होती है तो जुडिशरी उसे सॉल्व करती है। इससे जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहती है, यानी ट्रांसपेरेंट बनी रहती है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शन में अगर कोई कैंडिडेट है, वो क्या करता है, वोटों की चीटिंग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस व्यक्ति पर, उस कैंडिडेट पर एक्शन लेने का ऑर्डर दे सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी के पास एडवाइजरी पावर भी होती है। मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस ले सकता है। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी सिचुएशन में जो जुडिशरी है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। हालांकि ये जो एडवाइस होती है, ये जो राय होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को किसी कानून में डाउट होता है तो वो कोर्ट से पूछ सकता है क्या ये सही है या गलत है, और जो फाइनल डिसीजन है वो खुद ले सकता है। हालांकि सो आई होप अब आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि न्यायपालिका होती क्या है, न्यायपालिका की संरचना क्या है, और इसके अलावा न्यायपालिका के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए थे उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली सेपरेटली ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू है क्या, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं आखिर न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। ऊपर तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन पढ़ा था, लेकिन अब हम न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। बिकॉज आपके एग्जाम में कई बार इस टॉपिक पर यानी न्यायिक पुनरावलोकन पर सेपरेटली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोर्ट चेक करता है कि कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लेट सपोज अगर कानून गलत पाया जाता है तो जो कोर्ट है वो उसे रद्द भी कर सकता है। न्यायपालिका उस कानून को, उस नियम को रद्द कर सकती है, यानी कैंसिल भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी की सबसे इम्पोर्टेंट पावर में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर सरकार ने कोई ऐसा रूल बना दिया जिससे कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस नियम को, उस कानून को रद्द कर सकती है, हटा सकती है, यानी कैंसिल कर सकती है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व के बारे में, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। मतलब जुडिशरी रिव्यू ये इंश्योर करता है कि सरकार सबसे ऊपर रहे और सभी कानून उसी के अकॉर्डिंग चले। तो इससे होता क्या है, इससे देश में कानून का शासन बना रहता है और कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट संविधान से ऊपर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी है जो कि अपने पावर्स का मिसयूज़ करती है, गलत यूज़ करती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसे रोक सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स की हेल्प करता है, रक्षा करता है। मतलब अगर कोई ऐसा कानून है जो कि सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करता है तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी उसे हटा सकती है। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित होती है।
और मैं आपको बता दूं कि यही लोकतंत्र का मूल आधार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूल लो की फ्रीडम को छीनता है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन बुनियादी संरचना की रक्षा करता है। तो आपने केशवा भारती वर्सेस केरल राज्य का किस्सा सुना ही होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसे बदला नहीं जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि न्यायिक पुनर्विलोकन इसी सिद्धांत की रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार यानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें बदलने की कोशिश करे तो कोर्ट उसे रोक सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतंत्र की रक्षा करता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना करें और सभी संस्थाएं कानून के अनुसार चले, रूल्स को फॉलो करें। और इसकी वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज करती है तो कोर्ट उसे रोक देती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पावर्स को बैलेंस करने का भी काम करती है, मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका की सीमाएं तय करता है, जिससे कोई भी संस्था बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। तो इससे होता क्या है, इससे सत्ता का संतुलन बने रहता है, यानी जो पावर है वो बैलेंस में रहती है और उससे तानाशाही की जो संभावना रहती है वो कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, कोई भी अथॉरिटी है, वो ज़्यादा पावर लेने लगे तो कोर्ट उसे रोक देती है। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जिसमें अभी तक हमने समझा कि आखिर न्यायपालिका होती क्या है और न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी है उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है, न्यायपालिका की क्या संरचना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी कोर्ट के क्या क्या पावर्स होते हैं, कोर्ट क्या काम करती है भारत में, उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस दिखाए थे उन सभी क्वेश्चंस में से अगर किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो आंसर रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का रक्षक है और इसकी शक्तियाँ और स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करती है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और नागरिकों को न्याय मिलता रहे। मतलब अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो कोर्ट उसे न्याय दिलाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डाउनलोड ऑल नोट्स, इसका लिंक हमने प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर आप 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे जो नोट्स है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको 12th क्लास के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए सिंपली आप क्लास 12th नोट्स ये जो लोगो है इस पर आपको क्लिक करना है। अब लेट सपोज अगर आपको ग्रेजुएशन के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है देन आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे जो नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। अब लेट सपोज अगर मुझे सेकंड सेमेस्टर का किसी सब्जेक्ट का नोट्स डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अब लेट सपोज मुझे हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो मैं हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करूँगा। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इजीली जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो पे एंड डाउनलोड नोट्स पर क्लिक करके। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर लेट सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वो ओपन हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। इन लिंक पर क्लिक करके आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है इस ग्रुप को, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारतीय क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण बताइए, राजनीतिक दलों की चुनौतियों का वर्णन करें। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये क्षेत्रीय दल होते क्या हैं। तो क्षेत्रीय दल वो राजनीतिक दल होते हैं जो राज्य या क्षेत्र स्तर पर काम करते हैं। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। भारत में क्षेत्रीय दल किसी विशेष क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका 1990 के दशक से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय दलों द्वारा उत्प्रेक्षा। क्षेत्रीय लोगों को ये लगा कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रव्यापी पार्टियों के प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई। क्षेत्रीय दलों ने इन मुद्दों को उठाया और लोगों की आवाज़ बनकर जनता का समर्थन प्राप्त किया और इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनी। नेक्स्ट है भाषाई और सांस्कृतिक पहचान। क्षेत्रीय दल स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस कारण से क्षेत्रीय दल स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय दलों की कमजोरियां। राष्ट्रीय दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दों को उठाते हुए क्षेत्रीय दल स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय बनी। तो आइए अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की चुनौतियों के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी राजनीतिक दलों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को चुनाव में उतारती हैं जिसके पास अधिक पैसा है या जिनका समाज में दबदबा है, जिस कारण राजनीतिक पार्टियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है लोगों में जागरूकता की कमी। लोगों में राजनीतिक जागरूकता की कमी की वजह से सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाते, जो वर्तमान राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है दल बदल। ये एक आम समस्या है जहां राजनेता चुनाव जीतने के लिए दल बदलते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, जो कि बहुदलीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है धन का प्रयोग। चुनाव जीतने के लिए कई राजनीतिक दल धन बल का प्रयोग करते हैं, जो कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या है, जो कि बहुदलीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है जातिवाद और सांप्रदायिकता। चुनाव जीतने के लिए कई राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और तनाव पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है वोटिंग मशीन का दुरुपयोग का भय। तो वोटिंग मशीन में भी काफ़ी अधिक गड़बड़ियाँ होती है, जिसकी वजह से सही रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दलीय व्यवस्था के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुँचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर दलीय व्यवस्था क्या है, इसकी क्या सीमाएँ हैं और इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व के विभिन्न देशों ने अपने देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया है। शासन व्यवस्था के जो टाइप्स हैं उसे 3 टाइप्स में हम बांट सकते हैं। पहला है एक दलीय शासन व्यवस्था। तो अब हम बात करने वाले हैं एक दलीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है और वो ही सरकार बनाता है, ऐसी शासन व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए चीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक दलीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं माना जाता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरा नहीं करता। एक दलीय व्यवस्था में लोगों के पास विकल्प नहीं होते हैं। लोगों को एक ही पार्टी को चुनना पड़ता है, चाहे वो उसकी पसंद की हो या ना हो। एक दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, जिसकी वजह से हर बार एक ही पार्टी सरकार बनाती है और शासन करती है। जिस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था होती है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं होता, क्योंकि उस देश में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में लंबे समय तक 1977 तक कांग्रेस का बोलबाला रहा। इसीलिए
इस समय अंतराल को एक दल के प्रभुत्व का दौर अथवा कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं द्विशासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ दो ही राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते हैं उसे द्विशासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजुगेट पार्टी, इसके अलावा अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आइए अब हम बात करते हैं बहुशासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो से ज़्यादा राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 750 से भी ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में। तो भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसका अर्थ है यहाँ कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली। भारत में 750 से भी ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दल शामिल हैं। नेक्स्ट है गठबंधन सरकारें। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों का महत्व। भारत ने बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिस कारण भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट है विचारधाराओं का विविधता। भारतीय राजनीतिक दल वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यावस्था, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विचारधाराओं जैसी कई विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बुक से जो नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्ग की संरचना के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से उसे रीड कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सांप्रदायिकता के ऊपर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांप्रदायिकता को लेके। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें यही बताना है कि सांप्रदायिकता होती क्या है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कैसे, या फिर ये लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा खतरा है कैसे, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। तो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करते हो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति। और इस पीडीएफ के अंदर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इन ग्रुप में
जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि एसएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहां से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, आप वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो लेटेस्ट सिलेबस है और फिर एग्जाम पैटर्न है। और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस पीडीएफ के अंदर। और ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बताना चाहता हूँ जो नोट्स हैं उसमें आपको अभी तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ। और जो हमने प्राइस रखा है वो एकदम रीजनेबल प्राइस है, 49 रुपीज़ ओनली। और बाकी अगर यूट्यूबर्स की कंपैरिजन करें तो वो जो नोट्स का प्राइस रखते हैं वो 150 से 200 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि आप पीडीएफ को क्यों सेल करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं हो पाती। यूट्यूब से हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होती है, आप खुद ही सोचिए, जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप कब वीडियो देखते हो? एग्ज़ाम से सिर्फ 2 दिन पहले। और हम 6 महीने पूरी मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स होता है वो 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखता है, उसके बाद फिर 6 महीने कोई नहीं देखता। ये रियलिटी है। और उस 6 महीने तक कोई भी इनकम नहीं आती। और जो हमने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हम जो आपके लिए बुक्स परचेज़ करके लाते रहेंगे, कम से कम उसकी कॉस्ट निकल सके। और आप में से ज़्यादा 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लोग परचेज़ करते हैं। तो हम सोचते हैं उतने से ही हमारी जो कॉस्ट है वो निकल जाए बुक्स की, क्योंकि हमें भी बुक्स को परचेज़ करना होता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई हमने प्राइस रखा हैगा। और अगर हम बात करें बड़े यूट्यूबर की, तो उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके से आते होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए और हर वीडियो पे 1 लाख, 2 लाख व्यू आने लगे, तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। सो प्लीज़ अब कमेंट में ये मत कमेंट कीजिएगा कि जो आप जो पीडीएफ को सेल कर रहे हो, सेल मत कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसका रीज़न है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं आ रही है। अगर आप बात करें तो 6 से 7 महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 से 9 हज़ार रुपए ही आते हैं, 6 महीने में, आप खुद सोचिए। और हमारा जो बुक है, उसका भी कुछ नहीं निकल पाता। दैट्स व्हाई हमें पीडीएफ को सेल करना पड़ रहा है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ, अगर हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे और हर वीडियो पे 1 से 2 लाख व्यू आने लग जाएँगे, तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। तो यहाँ पर होती है हमारी पीडीएफ खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।